एक राजनीतिक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। और ये जो किस्सा है, ये बल्कि मैं इसका चश्मदीद हूँ। यानी ये मेरे सामने की घटना है और मैं उन लोगों से मिला हुआ हूँ। तो ये जब मैंने पत्रकारिता शुरू की रोहतक के अंदर, तो एक परिवार में 3 भाई थे। और वो जो 3 भाई थे, वो राजनीति में सिर्फ़ रुचि नहीं थी, बल्कि राजनीति में सक्रिय थे। और एक ही घर में रहा करते, वो काफ़ी बड़ा मकान था उनका। और सिर्फ़ सक्रिय ही नहीं थे, वो पदाधिकारी भी थे। और लोग उनको जानते भी थे, फ़ेमस आदमी थे और राजनीति में जो है उनके संबंध भी काफ़ी अच्छे थे। और जो पार्टी के प्रमुख हुआ करते, उनका भी उसी घर में आना-जाना हुआ करता। और वो उनकी ये ख़ासियत थी कि वो हमेशा ही सरकार में रहे और कभी भी उन्होंने कोई भी पार्टी नहीं बदली और अपनी ही पार्टी में रहे और हमेशा सरकार में रहे। तो ये जो रोहतक की है, हालाँकि रोहतक में ये वो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, तो मैंने जब वो ये बताया तो रोहतक के जो लोग हैं वो समझ जाएँगे। लेकिन फिर भी जो नहीं समझ पाएँगे तो थोड़ा मैं हिंट दे दूँ कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, उनके मकान के 100 मीटर के दायरे में उनका मकान है। तो वो दोस्तों बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन थे। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनके बारे में सुना तो मैं हैरान रह गया और मैंने उन तीनों का इंटरव्यू लिया। तो मैंने सोचा कि ये 3 भाई हैं, तीनों भाई एक-दूसरे की आलोचना करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल आलोचना नहीं की। बहुत बढ़िया प्रेम से वो उन्होंने एक-दूसरे का सम्मान किया, सम्मान करते रहे और वास्तव में दिखाया कि ये सही भाई हैं। तो दोस्तों आप पूछ रहे होंगे कि इसमें क्या है, कि राजनीति में तो पूरा परिवार होता है, 3 भाई राजनीति में थे तो क्या दिक्कत थी? तो इसमें दोस्तों सुनाने की और जिस पे मैं उनको मास्टरमाइंड मानता हूँ पॉलिटिक्स की, वो ये बात थी कि वो 3 भाई थे, तीनों ही अलग-अलग पार्टियों में थे वो और अच्छे पद पे थे तीनों पार्टियों में। पार्टियों के जो प्रमुख लीडर थे, उसी घर के अंदर तीनों के पास आया करते। यानी वो एक उनमें से कांग्रेस में था, एक इनेलो में था और एक था बीजेपी के अंदर। तो जब वो अलग-अलग पार्टियों में थे, तो मैंने उनके इंटरव्यू लिए, तो मैंने उनकी आलोचना करवाने की कोशिश की कि वो आपकी पार्टी ये है, आपकी विचारधारा ये है, उनकी ये है। तो उन्होंने एक-दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि अगर आपका चौथा भाई होता तो उन्होंने कटाक्षरी ने कहा कि चौथा भाई होता तो हरियाणा विकास पार्टी में जॉइन करवा लेते उसकी। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि वो इतने मास्टरमाइंड थे कि जिसका भी राज होता, वही भाई अपने दूसरे भाइयों के और अपने परिवार के काम करवाया करता। यानी हरियाणा के अंदर यही इन्हीं पार्टियों का राज रहा है, कभी कांग्रेस का रहा है, कभी इनेलो का रहा है, तो अब बीजेपी का रहा है। और वो तीनों ही पार्टियों में थे, तो वो हमेशा सरकार में रहे, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया और हमेशा ही अपने काम सरकार में रहे और एक दूसरे भाई की उन्होंने मदद की। तो ये मैं मानता हूँ कि वास्तव में पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए और वो मास्टरमाइंड थे। हालाँकि इस तरह की जो व्यक्ति और भी बहुत से वो होंगे, लेकिन ये मेरे सामने एक घटना है। तो मैं एक घटना और थी, उसकी चर्चा मैं फिर कभी करूँगा, वो मुलायम सिंह यादव के बारे में थी। तो इन लोगों का मैंने इंटरव्यू लिए थे, इसलिए मैं जानता था। तो दोस्तों आज इस बात की चर्चा क्यों मैं कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे ही मास्टरमाइंड पॉलिटिक्स एक परिवार ने और किया, एक विधायक ने और किया। तो वो कौन है, वो मैं आपको बताऊँगा। और मैं मानता हूँ कि वास्तव में उन्होंने जो पॉलिटिक्स का कार्ड खेला है, उससे न सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी हैरान रहेंगे, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने अपने आप को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी से भी ज़्यादा बड़ा पॉलिटिशियन सिद्ध कर दिया। तो वो कौन थे, वो मैं आपको बताऊँगा। अब मैं अभी गया दोस्तों और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अभी आया 5 सेकंड में, फिर बताऊँगा मैं उनके बारे में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हरियाणा के अंदर राज्यसभा के चुनाव जिस दिन से हुए हैं ना, उसी दिन से आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब कोई न कोई घटना नहीं हुई हो, कोई न कोई बात नहीं हुई हो और उस राज्यसभा चुनाव की फिर से रोज़ाना चर्चा ना हुई हो। तो हालाँकि जो 16 मार्च को चुनाव थे, लेकिन उससे पहले ही ये हरियाणा के ये जो चुनाव थे राज्यसभा की 2 सीटों के लिए, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुके थे। जो किरण चौधरी जी और रामचंद्र जांगड़ा जी की सीट खाली हुई थी। तो जब से नामांकन हुआ था, तभी से इन विशेष सीटों के ऊपर चर्चा का, ये दोनों सीटें चर्चा का विषय बनी हुई थी। वो थी बीजेपी के कारण, क्योंकि सभी को लग रहा था कि बीजेपी इस मामले में मास्टर कार्ड खेलेगी, कोई न कोई चाल चलेगी, और इसलिए उसने सतीश नांदल को अपना उम्मीदवार उतारा भी था। लेकिन जैसे कि पहले से लोगों का वो था कि इसमें 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और 4 विधायकों की जो वोट थी वो कैंसिल हुई थी या उन्होंने कैंसिल करवाई थी, ये अलग बात है। तो ये जो 5 विधायक थे दोस्तों, ये इनमें जो सबसे पहला नाम है वो है पलवल ज़िले के हथीन सीट से मोहम्मद इज़राइल जी।
दूसरे मेवात के नूंह ज़िले की जो पुनाना सीट है उससे मोहम्मद इलियास जी थे। और फिर अम्बाड़ा ज़िले की जो नारायणगढ़ विधानसभा सीट है उसमें शैली चौधरी जी। ये शैली चौधरी जी हैं, ये कुमारी शैलजा जी के गुट से हैं। और हालाँकि एक पिछली कोई घटना भी हुई थी जिसमें उन्होंने इग्नोर किया था, यानी कुमारी शैलजा जी नाराज़ थी। चलिए और चौथे थे नारायणगढ़ यमुनानगर ज़िले के सढौरा सीट से रेणु बाला जी। और 5वें थे फ़तेहाबाद ज़िले की रतिया सीट से जरनैल सिंह जी। अ, हालाँकि कांग्रेस पार्टी ने इनको नोटिस भी दिया है और इनका अब कड़ा एक्शन भी लेने की कोशिश करने लग रही है। लेकिन इसमें लगता नहीं कि क्या एक्शन लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी लगता है कि शायद कुछ न कुछ तो कांड बताओ नोटिस जारी किया है, जो कि ढीला-ढाला सा है। इनको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। और इसी तरह जो जिनके वोट कैंसल हुए थे वो कुलदीप वत्स जी थे झज्जर ज़िले की बादली सीट से, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी जी थे। और गोकुल सेतिया जी सिरसा सीट से, और परमवीर जी थे टोहाना सीट से। इनके वो जो वोट थे वो कैंसल उन्होंने खुद करवाए या बीजेपी ने करवाए, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन अगर बात चर्चा की जाए तो दोस्तों 2 नाम और भी चर्चा में थे, हालाँकि बाद में उनका नाम नहीं निकला। और वो थे एक तो अ, ये विनेश फोगाट जी, और एक दूसरे थे ये जसी पेटवार जी, इनकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। लेकिन जो मीडिया के अंदर जो और 3 नामों की चर्चा थी कि एक्चुअली में उनके वोट कैंसल हुए थे, तो वो जो चर्चा चली हुई थी राजनीतिक हलकों में, वो हिसार की उकलाना सीट से नरेश सैलवाल जी थे, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राव दान सिंह जी, और रोहतक से बीबी बत्रा जी। तो इनके बारे में ये था कि इनकी वोट कैंसल हुई है, लेकिन पता नहीं इनकी वोट कैंसल हुई या नहीं हुई, या फिर ये जो ऊपर मैंने नाम लिए थे गोकुल सेतिया जी, मंजू चौधरी जी, कुलदीप वत्स जी और परमवीर जी, इनके बारे में जो चर्चा है कि इनके भी नाम कैंसिल किए ही उन्होंने जानबूझ के, या बीजेपी ने उनको कैंसिल किया जानबूझ के, जो भी था। लेकिन ये महज दोस्तों मीडिया के अंदर की बात है। और जो मैंने बताया था कि विनेश फोगाट जी और जसी पेटवार जी, उसके बारे में भी चर्चा चली हुई थी। लेकिन इसमें एक दिक्कत आई दोस्तों कि उसी दौरान मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने उसी टाइम बताया भी था कि अब शायद मैं 10-15 दिनों तक वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और तबीयत ख़राब होने के कारण वास्तव में मैं 10-15 दिन तक वीडियो नहीं बना भी नहीं पाया। और इसी दौरान जो मेरी पुरानी वीडियो आ गई थी, उसी पुरानी वीडियो को डाल के नहीं इनके बारे में मैं वो उसको रिपीट कर दिया करता, और उन्हीं में से एडिट कर करके शॉर्ट वीडियो डाला करता, ताकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो ना ख़राब हो और मेरा चैनल है ना वो मतलब ख़त्म ना हो। इसलिए मैं पुरानी वीडियो को डालता रहा करता। और एक कम्युनिटी पोस्ट, क्योंकि उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती और बोला मेरे से जाया नहीं करता, तो लोगों ने सोचा कि मैं अपना फ्रेश वो दे रहा हूँ। अगर मैं ठीक होता तो मैं उसके बारे में पहले ही बता देता कि जो विनेश फोगाट जी हैं और जसी पेटवार जी हैं, उनके बारे में महज ही अफ़वाह है। और जो अब क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ, इंडिया मैंने छोड़ दिया, तो मेरा जो सोर्स होता है वो या तो न्यूज़पेपर होते हैं या फिर सोशल मीडिया होता है। जो राष्ट्रीय चैनल हैं उनको मैं देखता नहीं, क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से वो सिर्फ़ गोदी मीडिया है और उनमें निष्पक्षता की किसी तरह की कोई भी बात नहीं होती। तो इसलिए मैं राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों को नहीं देखता कभी भी। और ये जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स है, इन्हीं के बेस के ऊपर मैं बताता भी हूँ बार-बार कि मीडिया रिपोर्ट्स मेरे विश्लेषण का आधार होती हैं। और ग्राउंड में मैं जा नहीं पाता, क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ। तो वो मेरा विश्लेषण होता है और वो उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स के बेस पे होता है। तो मैं खुद कहता हूँ कि मेरा विश्लेषण हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मैं फील्ड में तो जा नहीं पाता। खैर चलिए दोस्तों, तो इस मामले में जो विनेश फोगाट जी का और जसी पेटवार जी का था, वो उस मामले में महज चर्चा थी, महज अफ़वाह थी। उन्होंने किसी न उन क्रॉस वोटिंग करने वालों में थे वो, और न ही उनको कैंसल करने वालों में उनका किसी तरह का कोई चर्चा में आया, न राजनीतिक हलकों में उनके नाम की चर्चा हुई। खैर दोस्तों, तो अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा उस मास्टर पॉलिटिक्स की जो हरियाणा के अंदर इस राज्यसभा चुनाव के बाद खेली गई, और उस बात की जो मैंने पहले बताया था कि एक ही परिवार के अंदर 3 भाई थे और उन्होंने जमकर पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाया, राजनीति का फ़ायदा उठाया और काफ़ी प्रोग्रेस की उन्होंने। तो अब वो राज्यसभा चुनाव में भी एक ऐसी घटना हुई है कि मैं समझता हूँ कि वास्तव में ये इन लोगों का मास्टर स्ट्रोक है।
और ऐसी स्थिति पर क्रिएट कर दी इन लोगों ने कि न तो भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ कर सकते, न दीपेंद्र हुड्डा जी को कुछ कर सकते। और पॉलिटिक्स के मामले में हालाँकि आरोप भूपेंद्र हुड्डा जी और इनके ऊपर भी लगते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर कि उन्होंने जानबूझ के हरवाया, ये हुआ। लेकिन ये मैं चर्चा इनका तो कोई सबूत है भी नहीं किसी तरह का। ये तो विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, तो ये खाली आरोप भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ जिस चीज़ के बारे में, वो वास्तव में एक्सेप्ट भी किया है। और वो जो पिता-पुत्र की जोड़ी है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पिता-पुत्र की जोड़ी है, इसी तरह वो हैं ये मोहम्मद इज़राइल और उनके लड़के नाज़िम चौधरी। तो वो मैं किस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि जब इसका मोहम्मद इज़राइल का नाम आया तो उन्होंने खुले शब्दों में ये स्वीकार किया कि हाँ, मैंने अपनी वोट क्रॉस करवाई है। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाई दे गया था कि पार्टी अगर किसी तरह का कोई एक्शन लेती है तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर उनकी विधायकी बची भी रहती है तो लोग उनको गद्दार समझ के उनको वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने अपनी इतनी सफाई के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया और कांग्रेस की ऐसी बुराई की कि मैं तो इनको सबक सिखाना था और ये करना था और वो करना था, और अब विकास के कार्य करवाऊंगा और आप लोगों का इतना विकास कार्य करूंगा, यानी लोगों को उन्होंने बरगलाने की जो कोशिश की है। लेकिन उसको ये पता है कि वो मुस्लिम समुदाय से, और मुस्लिम समुदाय के ज़्यादातर जो वोटर हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है। और उनको भी, मोहम्मद इज़राइल जी को भी ये पता है कि जो उनका अगर समुदाय है वो शायद अब उनको वोट नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस में अब उनके लिए जगह नहीं है, तो उन्होंने तो बीजेपी की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक ये है कि उन्होंने अपने लड़के को कांग्रेस में ही रहने दिया। और हालांकि उनका लड़का ये कह रहा है कि मेरे पिताजी ने गद्दारी की और मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता। मेरे जो बाप दादा हैं उनकी जो रेपुटेशन है और जो सदियों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनके कारण मैं ये कांग्रेस में ही रहूँगा और मैं कांग्रेस से ये निवेदन करूँगा कि जिन्होंने गद्दारी की उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन इस मामले में दोस्तों हो सकता है नाज़िम चौधरी है जो उनके लड़के, उनकी सोच ठीक और उन्होंने वास्तव में ऐसा किया हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये उनका बिल्कुल वही ड्रामा है जैसे मुलायम सिंह यादव का था। तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का क्या ड्रामा था, उसकी चर्चा मैं किसी अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन इसमें उन्होंने अपने समुदाय की वोट बचाने के लिए अपने लड़के को तो रख दिया कांग्रेस में। और उन्होंने इतनी तारीफ की कांग्रेस की नाज़िम चौधरी ने कि कांग्रेस को भी लग रहा है कि भाई हमारे तो ये है, आगे अगर टिकट उसे अगर कांग्रेस देने की कोशिश की तो नाज़िम चौधरी को दे देगी, यानी टिकट भी बची। और उधर से अगर मोहम्मद इज़राइल को टिकट नहीं मिलती और मिलती भी है तो उनको जीतने की संभावना नहीं है। तो उन्होंने चुपचाप अपनी राजनीतिक विरासत अपने लड़के को सौंप दी। दोनों ने मिलकर एक ऐसी ड्रामेबाजी क्रिएट की, ऐसा वो क्रिएट किया कि लोगों को ये लगने लग रहा है भाई ये दोनों अपनी जगह ठीक है। लेकिन मेरा मानना है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा अपना मानना है, अपनी विचारधारा है, अपनी सोच है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये नाज़िम चौधरी का और मोहम्मद इज़राइल का मिला-जुला गेम है पब्लिक को मूर्ख बनाने का, ताकि उनके वोट भी हाथ से ना जाएँ, टिकट भी, कांग्रेस पार्टी भी उनके हाथ से ना जाए। और उधर से अब जो 3.5 साल रह रहे हैं, उस 3.5 साल में वो बीजेपी से कुछ फ़ायदा भी उठा सकें। तो ये मामला है, ये मास्टर पॉलिटिक्स है दोस्तों मेरे नज़रिए से। और इस मास्टर पॉलिटिक्स में मैं मानता हूँ कि वास्तव में जो मोहम्मद इज़राइल है उनके लड़के वास्तव में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी के भी राजनीति में एक तरह से गुरु निकले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है, मेरी ये वीडियो ठीक है, तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अपना ये चैनल है जारी रख सकूँ। हालाँकि मैंने पहले भी परसों वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि मैं पिछले जो 15 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया, जो बीमार रहा उससे मुझे काफ़ी सुकून मिला, काफ़ी शांति मिली। तो हो सकता है मैं इस चैनल को ना चलाऊँ, लेकिन जब मैंने अपनी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइबर है और एक तरह से भारत लिंक ग्लोबल के परिवार का एक हिस्सा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चैनल को चलाए रखो। तो मैं समझता हूँ कि परिवार के लोग जो कहते हैं उनका अधिकार ज़्यादा है, तो इसलिए चैनल को तो मैं चलाए रखूँगा, लेकिन वीडियो थोड़ी ही कम कर दूँगा। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा जो मेहनत
किया करता उतनी कम करो। आगे सब्सक्राइब बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए भारत लिंक परिवार के जो सदस्य हैं, उनके कहने से मैं अपने चैनल को ज़रूर कुछ ना कुछ चलाए रखूँगा। तो मैं अपने उन सभी भारत लिंक ग्लोबल परिवार के उन सभी दोस्तों को, सदस्यों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रेस्पॉन्स दिखाया और मेरे साथ बने रहने का उन्होंने वादा किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।